हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, उसको लेके हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम करंट सिचुएशन वोडाफोन आइडिया की चल क्या रही है उसको भी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे और फिर हम वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उनके राइवल्स हैं यानी वोडाफोन आइडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं भारती एयरटेल के, हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे उसका, और उसके बाद हम वोडाफोन, जियो, भारती एयरटेल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कितने, सब कुछ को एक डिटेल में समझेंगे कि आखिर में सिनेरियो चल क्या रहा है। और उसके बाद हम देंगे एक फाइनल थॉट, जैसा कि हमेशा हम देते हैं, एक कंक्लूजन, जिसकी वजह से आपको थोड़ी आसानी होगी ये कि हम इनमें से किस में इन्वेस्ट करें, किस में नहीं इन्वेस्ट करें। थोड़ी सी आपको आसानी मिलेगी एक फाइनल थॉट से। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेके जो करंट न्यूज़ आई है वो ये है कि पिछले कई सालों से वोडाफोन के जो शेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे। आई थिंक डाउनफॉल में वोडाफोन आइडिया चल रहा था, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। उनके शेयर्स के प्राइसेस काफ़ी गिर रहे थे, लेकिन अचानक से वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स हैं वो अचानक से 5% कह सकते क्लाइम कर गए हैं। यानी कि अब उनके जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो 6.89 रुपीज़ के हो गए हैं। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बोला है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से शेयर्स प्राइसेस इंक्रीज मत कह सकते हैं कि क्लाइम हुए हैं। वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देना चाहते हैं। यानी कि अभी सिर्फ वो देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रही है गवर्नमेंट कि किसी प्रकार से हम वोडाफोन आइडिया को 84,000 करोड़ का AGR ड्यूज जो है उस पर थोड़ा हम रिलीफ दे दें। इसको हम डिटेल में समझते हैं कि 84,000 करोड़ का क्या डिटेल में कैसे रिलीफ देना चाहती है गवर्नमेंट, क्या करना चाहती है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली ये है कि जो ये रिलीफ का टाइम है, मतलब ये जो लोन पेमेंट का टाइम है, ये गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको 6 से 20 साल का हम वो कर दे, ऐसा वो सोच रही है। अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ करने की कोशिश में लगी हुई है गवर्नमेंट, और ये 6 से 20 साल में करना चाहती है, टेन्योर बढ़ाना चाहती है। साथ साथ जो वोडाफोन आइडिया पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था उसको अब वो सिंपल इंटरेस्ट में करना चाहती है। और अब इंटरिम पीरियड्स में सिर्फ वोडाफोन आइडिया को 1,000 से 1,500 करोड़ तक का एक टोकन देना पड़ेगा। दैट्स इट। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, एक उनके जो लोन हैं उनमें करना चाहती है वोडाफोन आइडिया के, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वोडाफोन शेयर का प्राइस थोड़ा उठ गया, क्लाइम हो गया कह सकते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्विचिंग, जो सिंपल इंटरेस्ट आप जो करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट में अगर वोडाफोन का हो गया, अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, तो वोडाफोन आइडिया को 16,000 करोड़ का अप्रॉक्स कहीं ना कहीं उनकी उससे ज़्यादा की सेविंग्स होगी। बहुत बड़ी राहत ये वोडाफोन आइडिया को मिल रही है। और अगर इसको और पीछे के ईयर्स में कर दिया जाए कि मतलब पिछले कुछ सालों के भी लोन्स में यही सेम रूल अप्लाई कर दिया जाए, तो इसको और भी ज़्यादा राहत वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगी यहाँ पे। अब ऐसा गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के साथ कर क्यों रही है? आखिर में क्यों कर रही है? इतनी चीज़ें क्यों सोच रही है? रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रही है? बिकॉज गवर्नमेंट का ऑलरेडी 49% स्टेक होल्डर है उसमें। हुआ यह है कि गवर्नमेंट कई बार वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई बार उसे बचाने के लिए वो खुद ही स्टेक होल्डर बन गई, और ऐसे करते करते उसके पूरे 49% की स्टेक होल्डर बन गई। तो अब गवर्नमेंट को डर है कि अगर ये वोडाफोन आइडिया बंद हो गया तो उनका भी अच्छा खासा यहाँ पर लॉस है। तो ओवरऑल ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनमें उनके ड्यूज़, उनके जो भी ड्यूज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उनमें कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को एक राहत देने की बात कर रही है। तो ये वोडाफोन की जो करंट चीज़ें हैं वो चल रही हैं। लेकिन वोडाफोन की करंट सिचुएशन क्या है? ये तो जो गवर्नमेंट है ये सोच रही है, जो स्टेक होल्डर है उसमें, लेकिन करंट सिचुएशन है क्या वोडाफोन आइडिया की, इसको समझते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वोडाफोन आइडिया का जो आप लोगों ने ये सोचा है कि 84,000 करोड़ की जो AGR ड्यूज है, जिसमें इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टीज इंक्लूडेड हैं, उसको हम माफ नहीं कर सकते या उसमें कुछ रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये मिसकन्विंस्ड होगा।
और कोई भी लीगल रिलीफ हम नहीं देंगे, कोई भी ग्रांट नहीं करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 6 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम वेवर लगाया जाए ताकि इससे कहीं राहत मिल जाए। स्पेक्ट्रम वेवर एक प्लान है 6 लाख का, मगर उसमें भी ये सिर्फ पीएसयूज के लिए अप्लाई होता है। ये प्लान वोडाफोन आइडिया एक प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए नहीं अप्लाई होता है। तो यहां पर सीधे सीधे ये है कि डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया को इस प्लान से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये ऑप्शन भी वोडाफोन आइडिया के लिए बंद हो गया। फिर उसके बाद वोडाफोन को ये सब जब सारे ऑप्शन बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये संकेत दिया जा रहा है कि 2026 तक, फाइनल ईयर तक ये शट डाउन हो जाएगा। इसकी जो एजीआर की एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो 18,000 करोड़ है, और ये कहीं ना कहीं जो वोडाफोन की कैश फ्लो है, जो ओवरऑल पैसा आता है, वो उसकी कह सकते हैं कि डेफ्ट इनकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कैश फ्लो। तो इंस्टॉलमेंट ही इनकी ज़्यादा 18,000 करोड़ की, जितना इनके पास कैश फ्लो आता है, तो वो पे कैसे करेगी यहाँ पे। इसी की वजह से यहाँ पर ऐसी संकेत लग रही है कि 2026 तक हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पर बंद होता दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि यहाँ पर एक दरवाजा ओपन है, हमने आपको छोड़ दिया है। आप पॉलिटिकल कह सकते हैं एक रिलीफ है कि आप गवर्नमेंट जो है, जो रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो वो कर सकती है। बट ये कुछ भी जो भी एक्शन लेना है, आप कोर्ट में नहीं आओगे, जुडिशरी में नहीं आओगे, आप यूनियन कैबिनेट के पास जाओ, वही कोई भी एक्शन लेगा। हमारे पास जुडिशरी पे आने की जरूरत नहीं है। तो अभी एक रिलीफ थोड़ा सा कह सकते सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ है, बट चांसेस बहुत कम है। तो ये करंट सिचुएशन चल रही है वोडाफोन आइडिया की। अब हम इनके फाइनेंशियल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी कि ये जो सब कुछ चल रहा है वोडाफोन आइडिया को लेके, इतना ज़्यादा लोन, इतना ज़्यादा डेब्ट, कैसे पे करेगी, कैसे इंस्टॉलमेंट, इसको रिलेट करती हैं बैलेंस शीट से, कि 3 साल के बैलेंस शीट से कह सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका जो टोटल यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो 42,177 करोड़ ये इसकी टोटल रेवेन्यू यहाँ पर हुई है। वहीं पर अगर हम देखें 2024 में तो यहाँ पर 42,652 करोड़ यहाँ पर इसकी टोटल रेवेन्यू है। वहीं पर यहाँ पर मार्च में आप देखोगे 43,571 करोड़, यानी कि टोटल रेवेन्यू इनकी कह सकते हैं कि आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये बढ़ रही है, मगर ये कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है, बहुत स्लोली बढ़ रही है। अब हम अगर यहाँ एबिटा पे आ जाएं तो 16,546 करोड़, और वहीं पर 16,582 करोड़ इसकी फाइनल ईयर 2024 में है, और 18,357 करोड़ यहाँ पर है फाइनल ईयर 2025 में। तो यानी कि यहाँ पर जो एबिटा है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, बट बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, बहुत स्लो है यहाँ पर एबिटा मार्जिन 39.3, 38.9, फिर उसके बाद 42.1। तो ये कहते हैं एबिटा मार्जिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये पूरी तरीके से लॉस में गई है। आप नेट प्रॉफिट देखो 29,301 माइनस में है, बहुत बड़ा लॉस है। फिर उसके बाद 2024 में 31,238 करोड़ लॉस में है, और यहाँ पर 27,383 करोड़ ये भी लॉस में है। तो यानी कि लॉस आप देखोगे तो 2024 में सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन 2025 में भी कोई कम नहीं है। तो ये लॉस इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। अब इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 21,273 करोड़, और यहाँ पर 2024 में 23,344 करोड़ और 24,541 करोड़ ये इनके इंटरेस्ट कॉस्ट है, यानी कि इनको इतना इंटरेस्ट देना है। अब आप रेवेन्यूज़ को देखिए और यहाँ पर प्रॉफिट को देखिए, तो इनको देख के कभी नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर सकती है कंपनी। अब डेफिनेटली आप टोटल रेवेन्यूज़ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल रेवेन्यूज़ को देखिए और उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट को देखिए, बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कंपनी इतना ज़्यादा पे कर सकती है। तो ये था यहाँ पर ओवरऑल, यहाँ पर वोडाफोन का यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस शीट। और यहाँ पर देखेंगे कि जो वेल्थ है यहाँ पर पिछले 5 से 10 साल में वोडाफोन आइडिया की कहीं ना कहीं इरोड हुई है। पहले जो वोडाफोन का जो शेयर था वो 100 रुपीज़ का मिलता था, आज से कह सकते हैं कि 10 साल पहले की बात करें, और आज की डेट में वो 10 रुपये का हो गया है। तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली 5 से 10 साल में इनकी जो वेल्थ है पूरी तरह से इरोड हो चुकी है। इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इनकी रेवेन्यू उस प्रकार से नहीं है, जो ये कमा रहे हैं उससे ज़्यादा इनको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो इनकी वेल्थ बनी नहीं रही है। ये बैलेंस शीट से प्रॉपर क्लियर हो जाता है यहाँ पे।
ये वोडाफोन आइडिया का बैलेंस शीट था। अब हम भारतीय एयरटेल को समझते हैं। भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी टक्कर देता है, कहते हैं कॉम्पिटिशन है। आगे हम समझेंगे कि ये किसको कॉम्पिटिट कर रहा है और ये किसको कंपटीशन किस तरीके से दे रहा है, इसको ओवरऑल हम डिटेल में समझेंगे, ताकि जब आप कभी कुछ इन्वेस्ट करो किसी भी कंपनी में, तो आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में खासतौर से, तो आप बहुत आराम से एक डिसीजन ले पाओ। तो अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो यहां पर आप सेल्स देखोगे कि 1,39,145 करोड़ की यहां पर नेट सेल्स यानी रेवेन्यू 2023 में हुई है। 2024 में 1,49,982 की यहां पर नेट सेल्स रेवेन्यू 2024 में हुई है, और 2025 में 1,72,985 2025 में, यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो 2023 में 19.4, उसके बाद 2024 में 7.8 और यहां पर 2025 में 15.3% की बढ़ोतरी, यानी कंस्टेंटली ये बढ़ रहा है, लेकिन 2023 में कुछ ज्यादा ही पीक पे था ये। एबिटा आप देखोगे 72,269 करोड़, 78,292 करोड़, उसके बाद 93,159 करोड़। तो आप देखोगे कि 51.9, 52.2 और 53.9 ये कैसे कंस्टेंटली यहां पर एबिटा भी इनकी बढ़ रही है। और फिर उसके बाद हम यहां पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहां पर 8,346। अब नेट प्रॉफिट अगर हम इसको परसेंटेज वाइज में थोड़ा समझते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि +96.1 -10.6 नेट प्रॉफिट यहां पर 2024 में थोड़ा सा गिरा, लेकिन 2024 का पूरा कवर अप कर लिया इसमें 2025 में +350%। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से ये बढ़ा है 2025 में। नेट मार्जिन आप देखोगे तो 6%, 5.9 और उसके बाद 19.4 2025 में इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। आप एकदम लगातार देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर 2025 में हम रेवेन्यू को देख लें, एबिटा को देख लें, फिर नेट प्रॉफिट को देख लें, इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। नेट डेप्ट कंपनी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कि कंपनी की कितनी डेप्ट है। आप देखोगे कि 1,33,445 इसकी 2023 में नेट डेप्ट रही है, और 1,98,983 2024 में इसकी नेट डेप्ट रही है, और 2,03,838 इसकी 2025 में। तो आप डेप्ट देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डेप्ट है, मतलब कह सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू है, जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो अच्छी खासी हो रही है। तो यहां पर कंपनी डेप्ट को पे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आपकी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट है और उससे ज़्यादा आपकी रेवेन्यू बन रही है, आपकी प्रॉफिट बन रही है, आपका कैश फ्लो, हम कैश फ्लो को अगर यहाँ पर देखें, आप देखोगे 2023 में 39,356 करोड़, 40,829 करोड़, 60,763 करोड़। तो आप देखोगे कि कैश फ्लो भी इनकी स्ट्रांग है, रेवेन्यू भी इनकी स्ट्रांग है, मार्जिन इनकी स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, जो इसकी बैलेंस शीट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रही है, स्ट्रांग परफॉर्मेंस की वजह से ये जो डेप्ट है ये आराम से पे कर लेंगे। तो यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है कंपनी के लिए, ये जो डेप्ट है। वहीं जब हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे थे तो वहां पर उसके बहुत ज्यादा डेप्ट थे, जितनी उसकी रेवेन्यू नहीं थी, तो जो हम कॉस्ट इंटरेस्ट वहां पर देख रहे थे वो बहुत ज्यादा थी। तो वहां पर एक टेंशन मार्क बन सकता है कि कंपनी का दिवालिया निकल सकता है, इंसॉल्वेंसी वे में जा सकता है, बट यहां पर वो सिचुएशन हमें नहीं दिख रही है। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक जो भारतीय एयरटेल का है वो पिछले 5 से 10 साल में बहुत हाई रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर ये 5 से 10 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, मतलब हाई रिटर्न्स दिया है भारतीय एयरटेल, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कंपनी की डेप्ट कहीं ना कहीं एक बैड सिग्नल नहीं है और ये अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। ये तो भारतीय एयरटेल की ओवरऑल बैलेंस शीट रही। अब हम, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, कि हम सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे कह सकते हैं एक बहुत ही ईजिली तरीके से समझते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये 3 कंपनीज यानी वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, यानी कितने यूजर्स हैं उसके थ्रू। ये बहुत ही बड़ा तरीका है, कैसे बहुत ही अच्छा तरीका हम कह सकते हैं, हम जान सके कि ये परफॉर्म कैसा कर रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो आप देखोगे कि वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे आप देखोगे कि 2025 में, यहाँ पर मार्च 2025 में 205 मिलियन थे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में सब्सक्राइबर्स अप्रॉक्स, और यहाँ पर 174 मिलियन सिर्फ एक्टिव रह गए हैं अप्रैल 2025 में, यानी कि कितने कस्टमर्स लॉस किए हैं इसने, 17.3 मिलियन यूजर्स इन्होंने 2025 में लॉस किए हैं। ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हैं यहाँ पर कि वोडाफोन ने लॉस कर दिया, यानी कि वोडाफोन आइडिया के पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, इसने 2025 तक आते आते काफ़ी कम, 2024 में कह सकते हैं 2025 में उसने काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अब भारतीय एयरटेल की अगर हम यहाँ बात करें तो 390 मिलियन यहाँ पर था मार्च से अप्रैल
अप्रैल 2025 के बीच में। अब अप्रैल 2025 में 386 कह सकते हैं मिलियन एक्टिव हैं, यानी कि इसने 0.17 मिलियन यूजर्स इन अप्रैल 2025 में इसके बढ़े हैं, यानी कि घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। बहुत ज्यादा तादाद में नंबर नहीं है लेकिन बढ़े हैं। अब हम रिलायंस जियो की बात करते हैं। रिलायंस जियो दो लिस्टेड नहीं है, यहां पर वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल लिस्टेड है, बट रिलायंस जियो अभी लिस्टेड नहीं है। बट हमने यहां पर रिलायंस जियो इसलिए क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत तेजी से कॉम्पिटिशन दे रहा है लोगों को। आगे में और भी देखेंगे कि रिलायंस जियो क्या क्या कर रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि 451 मिलियन मार्च 2025 में, 472 मिलियन अप्रैल 2025 में, 456 मिलियन एक्टिव अप्रैल 2025 में, यानी 456 मिलियन, यानी कि अप्रैल में 2.6 मिलियन सब यूजर्स इसके बढ़े हैं, ऐड हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि हमने वोडाफोन आइडिया का देखा, भारती एयरटेल का देखा और हम रिलायंस जियो का देखे। इनमें से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर यूजर्स जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं हमारे रिलायंस जियो के। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉ, मैंने बोला था कि ये लिस्टेड नहीं है, बहुत टफ कॉन्फिडेंस दे रहा है। मगर इस कॉम्पिटिशन्स में इस चार्ट को देख के आप देख रहे होगे, हाथ तो देख हम यही समझते हैं कि वोडाफोन आइडिया इस कॉम्पिटिशन से कहीं ना कहीं बाहर है एज कंपेयर टू भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, जो अपनी पकड़ यहां पर बनाए रखे हुए हैं और उनके सब्सक्राइबर्स यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अब इतना सारा हमने डिस्कशन कर लिया वोडाफोन की करंट न्यूज़, जो न्यूज़ चल रहा है उनके लोन रिकंस्ट्रक्शंस को लेके, फिर उसके बाद दोनों कंपनीज भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट को हमने प्रॉपर एनालिसिस किया और फिर सब्सक्राइबर्स भी देखे उसमें, रिलायंस जियो को भी हम लेके आए। लेकिन इन सब में, इन सब की सिचुएशंस, सारी कंपनीज आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर रही हैं और आगे आने वाला टाइम इन टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इन कंपनीज में क्या रहने वाला है, इसको हम फाइनल थॉट यानी कंक्लूजन के थ्रू हम समझते हैं, यानी कि कंक्लूजन एक देते हैं ओवरऑल एनालिसिस अब तक का करके। सबसे पहले अगर हम थॉट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने खुद मतलब जैसे हम अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि ऐसी संकेत है कि यहाँ पर कि वोडाफोन आइडिया हो सकता है 2024 तक बंद हो जाए, बट वोडाफोन आइडिया ने खुद बोला है कि वो 2026 तक शट डाउन हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ नहीं दिया तो। मतलब कि गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प नहीं की, अगर कहीं से भी उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिली उसको एजीआर रिकंस्ट्रक्टिंग में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शट डाउन हो सकता है। क्योंकि जो बैंक्स हैं जिनसे वोडाफोन आइडिया लोन लेके काम करना चाहता है, बैंक्स भी बहुत अनक्लियर है, उन्हें भी वोडाफोन आइडिया पे कोई भरोसा नहीं है, तो बैंक्स भी लोन नहीं दे रही हैं। यहीं पर जहां पर वोडाफोन आइडिया के हाल ऐसे हो चुके हैं, वहीं भारती एयरटेल एक स्ट्रांग परफॉर्मर बना हुआ है, मतलब फील्ड में अपनी अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है। यहां पर उसकी 2024 में जो रेवेन्यू है वो 1,73,000 थी यहां पर करोड़, और इसके जो एवरेज रेट पर यूनिट है वो 245 है, 245 यूजर्स हैं। तो आप सोचिए कि अभी हम बैलेंस शीट में भी डिस्कस कर रहे थे इसकी रेवेन्यू के बारे में कि कितनी तेजी से इसकी रेवेन्यू है। एवरेज पर यूनिट इसका यहाँ पर यूजर्स 245 हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसकी। डिजिटल और इंटरप्राइज सर्विसेज में इनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ये कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ला रहे हैं, इनकी कंसिस्टेंट एक ग्रोथ दिख रही है। अब एयरटेल में अगर देखें तो उसने कैश फ्लो, अभी हमने कैश फ्लो भी देखा था कि 60,000 करोड़ के इसने अप्रॉक्स फाइनल ईयर 2025 में इसने अपना पूरा सॉलिड कैश फ्लो जनरेट कर रखा है और इसकी जो एबिटा मार्जिन है वो 54% है और इसकी जो हाई कैपेक्स 5G है और जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब रिलायंस जियो की अगर हम बात करें, ये तो हमने एयरटेल की बात की कि एयरटेल कितना स्ट्रांग है, कितना बैलेंस शीट अपना स्ट्रांग बना के रखा हुआ है, बैकअप उसका कितना स्ट्रांग है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वहीं हम रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो डोमिनेट कर रहा है, दो इट इज़ नॉट लिस्टेड बट इट इज़ स्टिल डोमिनेटिंग। तो डोमिनेट करता है ऑन द लीडिंग स्ट्रक्चर इन सब्सक्राइबर बेस। ये सब्सक्राइबर्स में आपने देखा किस तरह के 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके बढ़े हैं और वहीं पर डेटा ट्रैफिक में भी आगे है। उसके बाद डिजिटल इकोसिस्टम, जैसे कि इनके जो प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल इकोसिस्टम यानी इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो क्लाउड, इन सब में ये अच्छा खासा लीड ले रहा है, एकदम आगे बढ़ चढ़ के कह सकते हैं, एकदम आगे बढ़ा हुआ है जियो। वहीं पर जियो ने अपनी AI जो सैटेलाइट से इंटरनेट होता है, जियो स्पेस फाइबर, AI डेटा सर्विसेज एंड OTT कंटेंट, ये सब भी अब क्रिएट करने में लगा हुआ है। एक पूरा एक कहते हैं ना कि एक हब बनाना चाहता है और उसका एक ऐप बनाना चाहता है वो। तो ये जियो में पूरी प्लानिंग कर रहा है।
इस समय उसके यूजर्स भी बढ़ रहे हैं और इसके ये सब पूरे प्लान्स हैं आगे आने वाले टाइम में। अब एयरटेल की बात करें, यहाँ पर एयरटेल भी पीछे नहीं है। जहाँ जियो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो एयरटेल भी कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। अब एयरटेल का क्या है कि उसने पार्टनरशिप कर रखी है ग्लोबल लेवल पे। उसने कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि गूगल, सिंगटेल, इनसे पार्टनरशिप कर रखी है और ये कहीं ना कहीं अपनी डाइवर्सिफाइड फुटप्रिंट आगे बढ़ा रहा है, जैसे अफ्रीका, अक्रॉस अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पर ये अपने प्लान्स को ला रहा है। मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को खेल रहा है एयरटेल। जहां जियो अपना एक पूरा सैटेलाइट, इंटरनेट ये सब कर रहा है एआई में, वहीं पर एयरटेल अपने वर्ल्ड लेवल पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल भी लगा हुआ है एक्सपोजर में, वहीं पर जियो, रिलायंस भी लगा हुआ है। अब जियो का यहाँ पर एक प्रॉफिट बेस कह सकते हैं ये है कि जियो के जो लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि उनको एडवांटेज ये मिलता है कि जो टीयर 2 के सिटीज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये एडवांटेज उठा लेते हैं, क्योंकि इनका लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से जो टीयर 2 सिटीज़ हैं, जो रूरल एरियाज, उनको सस्ते पड़ते हैं प्लान। नो डाउट अभी सस्ते नहीं है जियो कितने प्लान्स, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स वो थोड़े उनको सस्ते पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में अच्छा खासा पेनिट्रेशन बना के रखे रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जियो का आगे बढ़ने का। वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है। कंपटीशन 5G जो आने वाला था वो बहुत लेट लेके आया, रिस्क इंसॉल्वेंसी का है। अब वोडाफोन आइडिया का अगर कोई इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर इनको नहीं फंड करता है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई मीन टू से उनके लिए लोन को लेके नहीं रिकंस्ट्रक्ट होती है, तो वोडाफोन आइडिया शट डाउन होने की कगार पे। वहीं पर जियो, रिलायंस जियो और वोडाफोन, यहाँ पर भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा यहीं पर लीग अपनी बनाए हुए हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में वोडाफोन आइडिया को लेके था, यहाँ पर भारतीय एयरटेल और जियो को लेके था कि कैसा कर रहे हैं मार्केट में। अब यही है कि अगर आपने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर रखा है तो ये नहीं है कि अब ये खराब परफॉर्मेंस करा तो पैसे अभी निकाले, कुछ है, हो सकता है मे बी कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर दे, तो हमें कुछ दिन देखना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमने आज आपको बता दिया कि वोडाफोन आइडिया की क्या कंडीशन है इस टाइम पे, तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कि इस समय वोडाफोन आइडिया की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा वेट आप कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताओ, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ। हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर आपके नाम के साथ उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपके साथ प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।